नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 8th क्लास राजस्थान जीके का पार्ट 4 यानी कि अंतिम भाग देखने जा रहे हैं। 114 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज इसके अंतर्गत हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो आज पहला प्रश्न है हमारा, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसके 29 कार्यों का उल्लेख जो है वो किया गया है। ग्राम पंचायतों का चुनाव संपन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है। लोकतंत्र की प्रथम इकाई किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत को। वार्ड पंचों, उप सरपंच व सरपंच से मिलकर गठित होती है। तो ग्राम पंचायत जो है वार्ड पंचों, उप सरपंच व सरपंच से मिलकर गठित होती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को निर्धारित समय से पूर्व क्या कर सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटा सकते हैं। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठकें होती हैं? कम से कम? तो कम से कम 2 बैठकें होती हैं एक महीने में। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? पंचायत समिति सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो पंचायत समिति है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? जिला परिषद है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? जिला परिषद है। जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है जिला परिषद। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि आदि। ये ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं। पंचायत समिति के आय के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पंचायत समिति के आय के स्रोत हैं स्थानीय कर शुल्कों से प्राप्त आय, उसके अलावा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों व उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय। तो ये सभी क्या हैं? पंचायत समिति के आय के स्रोत हैं। जिला परिषद के आय के स्रोत कौन कौन से हैं? तो जिला परिषद के आय के स्रोत हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियां, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान। ये सब क्या हैं? जिला परिषद के आय के स्रोत हैं। पंचायती राज की आधारभूत संस्था कौन सी है? ग्राम सभा।
ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी जरूरी है। कितने महीने में? हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी जरूरी है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को बैठक होती है। तो बैठकें होती हैं, ठीक है, यहाँ बैठकर नहीं है, बैठकें होती हैं। तो ग्राम सभा की बैठकें होती हैं 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय खोला गया। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। शहरी शासन के रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं। एक नगर निगम सबसे बड़ा, उसके बाद नगर परिषद और उसके बाद नगर पालिका। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं महापौर कहते हैं। और ये प्रश्न जो है आरटेट 2012 में पूछा गया था। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। तो ग्राम पंचायत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो जो ग्राम पंचायतें होती हैं उससे दिया जाता है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचित जितने भी पंच होते हैं उनके द्वारा अपने में से। 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय कौन सा है? तो नगर पालिका है। 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय नगर पालिका है। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना जरूरी हैं? 4 बैठकें होनी जरूरी होती हैं ग्राम सभा की वर्ष में। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व होता है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का। पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायत समिति तथा जिला परिषद का। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता। राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया जाता है? पंचायत समिति का गठन किया जाता है ब्लॉक स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की राज व्यवस्था है। पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति एवं अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायत राज सुधार से है। पंचायत समिति में सरकार की ओर से प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो बीडीओ होता है, यानी कि विकास अधिकारी। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक। राजस्थान में विकास अधिकारियों का नियुक्त विभाग कौन सा है? तो पंचायती राज विभाग है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब की गई? 1959 को। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष।
पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य क्या होता है? पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य होता है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष का होना आवश्यक है? तो 25 वर्ष का होना आवश्यक है अगर आपने पंचायत समिति का सदस्य बनना है तो। दुर्ग के निकट गहरी खाइयां बनाकर उसमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये क्या कहलाती थी? तो ये परीखा कहलाती थी, गहरी खाइयां। बूंदी दुर्ग का निर्माण 1354 में किसने करवाया? तो राव बरसिंह ने करवाया था। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं कहां पर? तो बूंदी दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग या मिट्टी का दुर्ग या अजय दुर्ग जो कि भरतपुर में है, इसके निर्माता कौन है? जाट वंश के महाराजा सूरजमल। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी, हमीर महल, नौलखा दरवाजा, ये कहां पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। और चौहान वंशीय जो शासक थे उन्होंने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। चौहानों के शौर्य का प्रतीक किसे कहा जाता है? जालोर के दुर्ग को। देखिए ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इस दुर्ग और इसके आसपास का जो वन क्षेत्र है वो रणथंभौर बाघ परियोजना में आ गया है और इसलिए इस दुर्ग के जीर्णोद्धार, संरक्षण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर का दुर्ग है। जालोर दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में किसने करवाया? धारावर्ष और मुंज ने। जो पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी है उस पर खड़े दुर्ग में जो है 4 दरवाजे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में किस दुर्ग की नींव रखी गई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। नौ खंडों या 9 मंजिलों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो 47 फीट वर्गाकार है, 10 फीट ऊंची जगती पर बना है यानी कि चबूतरे पर बना है और 122 फीट की ऊंचाई है इसकी और 9 मंजिला स्मारक है। तो इस कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। कुंभलमेर का अन्य नाम क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी तो मंडन है शिल्पी, 1458 में निर्माण करवाया था इसका। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने प्रवेश द्वार हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो कटारगढ़ में जन्म हुआ था। किस दुर्ग में हिंदू व मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है और जिसके स्थापत्य कला में विशेष उन्नति महाराजा मानसिंह के काल में हुई? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? शिला देवी का। शिला देवी का। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग? गागरोन का जल दुर्ग। गागरोन का जल दुर्ग कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बीकानेर का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़।
जैसलमेर का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़, ठीक है, और पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये। जोधपुर का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसे द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। मंदिरों का विकास माना जाता है, तो मंदिरों का विकास जो है गुप्त काल से माना जाता है। जगदीश मंदिर स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर सहस्त्रबाहु, यानी कि जिसका नाम है सास बहू का मंदिर या सहस्त्रबाहु मंदिर, और साथ ही अंबिका मंदिर, ये क्रमशः कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए सहस्त्रबाहु मंदिर तो नागदा उदयपुर में स्थित है, और जो अंबिका मंदिर है वो जगत उदयपुर में स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर और श्री एकलिंग जी का मंदिर क्रमशः कहाँ पर स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर तो नाथद्वारा में है, जो कि राजसमंद में पड़ता है, और श्री एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में। ऋषभदेव का जैन मंदिर एवं श्री चार भुजानाथ मंदिर क्रमशः स्थित हैं। ऋषभदेव का जैन मंदिर तो उदयपुर में स्थित है, और जो श्री भुजानाथ मंदिर है ये गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर और रणकपुर जैन मंदिर क्रमशः स्थित हैं। देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर तो आबू पर्वत सिरोही पर है, और रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, और ये मारवाड़ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। अगर हम इन ऊपर वाले मंदिरों की बात करें, ऋषभदेव का जैन मंदिर, श्री भुजानाथ का मंदिर, तो ये भी जो है मेवाड़ के प्रमुख मंदिर है। साथ ही श्रीनाथ जी का मंदिर, श्री एकलिंग जी का मंदिर, ये भी जो मारवाड़ है, मेवाड़ जो है इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। साथ ही अंबिका मंदिर और सहस्त्रबाहु मंदिर, ये भी मेवाड़ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ के प्रसिद्ध मंदिर किराड़ू के मंदिर और ओसिया के मंदिर ये कहाँ पर स्थित हैं क्रमशः? तो देखिए किराड़ू के मंदिर तो बाड़मेर में है, और ओसिया के मंदिर जो है वो जोधपुर में है। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर हिंदू मंदिर और शिव मंदिर क्रमशः स्थित हैं। हिंदू मंदिर तो बाडोली रावत भाटा में है, और जो शिव मंदिर है वो भरणदेवरा बारा में स्थित है। कंसवा मंदिर व कमलेश्वर मंदिर का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? कंसवा, ठीक है, कंसवा मंदिर तो कोटा में है, और कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में है। सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर जो है झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। आभानेरी मंदिर स्थित है, आभानेरी मंदिर जो है ये दौसा में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, तो ये सीकर में स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है? जयपुर में। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली स्थित है, तो ये कहां स्थित है? जैसलमेर में। मूसी महारानी की छतरी स्थित है, मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी स्थित है, तो करौली में है गोपाल सिंह की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये बूंदी में स्थित है। सेठों की छतरी स्थित है, सेठों की छतरी कहां स्थित है? रामगढ़ में। ईश्वर सिंह की छतरी स्थित है गेटोर जयपुर में। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जसवंत थड़ा स्थित है जोधपुर में। आयड़ व बड़ा बाग की छतरियां क्रमशः स्थित हैं, तो आयड़ की जो छतरी है वो उदयपुर में है, जबकि बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में है। जयपुर व अलवर के चित्रों में प्रधानता है कौन से रंगों की? हरे रंगों की। जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में प्रधानता है पीले रंग की।
उदयपुर के चित्रों में प्रधानता है लाल रंग की। कोटा के चित्रों में प्रधानता है, तो कोटा के चित्रों में नीले रंग की प्रधानता है। किशनगढ़ के चित्रों में प्रधानता है सफेद या गुलाबी रंग की। बूंदी के चित्रों में प्रधानता है सुनहरे रंग की। बणी ठनी किस शैली में है? बणी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली में है। मुगल चित्रकला का प्रभाव स्पष्ट झलकता है, तो आमेर, जयपुर व जोधपुर और बीकानेर शैली, इन तीनों शैलियों पर मुगल चित्रकला का जो प्रभाव है वो झलकता है। आमेर में, जोधपुर में और बीकानेर, इन तीनों चित्र शैलियों में। राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चौहानों का तारागढ़ स्थित है अजमेर में। सोमेश्वर मंदिर स्थित है किराड़ू, बाड़मेर में। पट्टवों की हवेली किस शहर में स्थित है? जैसलमेर में। पट्टवों की हवेली के निर्माता गुमान चंद पटुआ, और ये जो पट्टवों की हवेली है अब इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। थेवा कला है, तो थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की है। मथैरना कला, मथैरना कला कहाँ की है? बीकानेर की। ब्लू पाटरी है, तो ये जयपुर की है। मृदा शिल्प के लिए विख्यात है मुलेला, रासमंद। आभानेरी मंदिर स्थित है, तो ये दौसा में स्थित है। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम्ब वृक्ष अधिक मिलते हैं? उदयपुर शैली। ओसियां, वरमाण, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ में देखी जा सकती हैं सूर्य प्रतिमाएं। हाथी व चकोर पक्षी किस शैली की विशेषता है? उदयपुर शैली की। गायें किस शैली की विशेषता है, मतलब किस चित्र शैली की? तो नाथद्वारा शैली की। मोर और घोड़ा किस चित्र शैली की विशेषता है? तो मोर और जो घोड़ा है यह है जयपुर व अलवर चित्र शैली की विशेषता। बीकानेर व जोधपुर चित्रकला शैली में वृक्ष देखने को मिलते हैं, किसके? तो आम के। किशनगढ़ चित्रकला शैली में वृक्ष देखने को मिलते हैं केले के। कोटा बूंदी चित्रकला शैली में वृक्ष देखने को मिलते हैं तो लंबे खजूर के। और अंतिम प्रश्न है, क्या भीलवाड़ा शहर में दुर्ग है? तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से 114 प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं और 8th तक जो हमने राजस्थान जीके है वो कंप्लीट की है। ठीक है, 6th, 7th, 8th क्लास की जो राजस्थान जीके हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री हम 6 से लेकर 10th तक की कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो हम देखिए 9th क्लास करेंगे राजस्थान जीके की, ये इसमें जो है लेसन काफ़ी बड़े हैं और बहुत से प्रश्न हैं, तो इसमें क्या है 2-3 वीडियो से काम नहीं चलेगा। हर चैप्टर के लिए आपको एक वीडियो जो है वो प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो एक चैप्टर पर एक वीडियो बनाई जाएगी 9th क्लास राजस्थान जीके। अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन जो है, अगर लगातार आप इस सीरीज़ को कर रहे हैं तो आपका जो है SST में बहुत अच्छे जो अंक हैं वो आप प्राप्त करेंगे। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।